हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज कर रहे हैं फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर्स। ये आपका चैप्टर 8 है, ग्रेड 9 सोशल साइंस बुक जीएसईबी का। उसकी हम एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। हमारा जो पहला सेगमेंट है उसमें दिया गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। पहला है, कौन से ऐसे आइडियल्स हैं जो प्रियम्बल में बताए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो प्रियम्बल क्या क्या बताता है? आइडियल्स जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी। साथ ही साथ ये डिक्लेयर करता है कि इंडिया जो है वो एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। एडल्ट सफरेज क्या होता है? एडल्ट सफरेज का मतलब हुआ हर नागरिक जो भारत का है, जिसकी उम्र 18 साल है या उससे ज्यादा है, उसको ये अधिकार है कि वो वोट डाल सके, भले ही वो किसी भी धर्म, जाति, कोई भी जेंडर यानी मेल या फीमेल या कोई भी हो, या उसके पास पैसे हैं या नहीं है, रिच पुअर है, उसको वोट डालने का अधिकार है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फेडरल है, इसको डिस्कस करना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे यहाँ जो पावर्स हैं वो डिवाइडेड किसके बीच में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के। दोनों की अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपने काम हैं, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है उसके अकॉर्डिंग। जबकि सेंटर के पास ज्यादा पावर्स हैं कुछ सिचुएशंस में, और इसी के कारण इंडिया ये एक फेडरल कंट्री है जिसकी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको बताना है कैरेक्टरिस्टिक्स पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की। तो जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की हैं वो इस तरीके से हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड होते हैं गवर्नमेंट के। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होते हैं स्टेट के, और गवर्नमेंट पावर में तब तक रहती है जब तक उसको मेजॉरिटी मिलती है, सपोर्ट मिलता है मेजॉरिटी का पार्लियामेंट के अंदर। यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम क्या होता है? यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम का मतलब हुआ कि इंडिया का एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है कोर्ट्स का। मतलब इसमें आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट सब शामिल हैं, और ये सेम जुडिशियल सिस्टम जो है उसके अंडर काम करते हैं ताकि सबको न्याय मिल सके। क्या प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की? कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेंड किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है आर्टिकल 368 के अंदर। एक अमेंडमेंट जो कि पास किया जाएगा दोनों हाउसेस से पार्लियामेंट के द्वारा, जिसमें एक खास मेजॉरिटी होनी चाहिए। कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स होते हैं जिसमें अप्रूवल चाहिए होता है, एटलीस्ट हाफ जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं उनका अप्रूवल भी चाहिए होता है इससे पहले कि वो कानून बने। कुछ चेंजेस के लिए आपको आधे से ज्यादा जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं उनका भी अप्रूवल चाहिए होता है। पॉलिटिकल इक्वालिटी इनकम्प्लीट मानी जाती है बजाय जब तक उसमें सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी ना हो। इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी जो है हर नागरिक को देती है इक्वल वोटिंग राइट्स, पर ये इतना काफी नहीं है। अगर लोग जो हैं वो सामाजिक भेदभाव फेस कर रहे हैं, आर्थिक तौर पर जो है गरीबी में जी रहे हैं, तो इस तरीके से ये पॉसिबल नहीं है। सही मायने में इक्वालिटी, समानता तब हासिल की जा सकती है जब सबको बराबरी के मौके मिले, रिस्पेक्ट मिले, पढ़ाई मिले, शिक्षा जो होती है और एक डिसेंट स्टैंडर्ड रहने का मिले। इसीलिए सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी जरूरी है पॉलिटिकल इक्वालिटी के लिए, तभी वो जो है एक मीनिंगफुल इक्वालिटी बन सकती है। नेक्स्ट आता है, आपको इन स्टेटमेंट्स को एक्सप्लेन करना है। प्रियम्बल जो है वो एक्सट्रैक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रियम्बल को हम इसलिए कहते हैं कि ये एक्सट्रैक्ट है, निचोड़ है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि ये जो है इसमें मेन आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव्स और जो वैल्यूज हैं जिसपे ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आधारित है उसमें प्रियम्बल में आते हैं। ये हमें एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता है कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रियम्बल को माना जाता है कि ये की है, एक ऐसी चाबी है जिससे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव होते हैं उनको हम समझ पाए। तो प्रियम्बल हमें मदद करता है समझने में कि क्या पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव की। कोई भी अमेंडमेंट जो होता है उसे फॉलो करने होंगे आइडियल जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी के, जो हमारे प्रियम्बल में मेंशन किए गए हैं। प्रियम्बल एक कंपास की तरह सर्व करता है। प्रियम्बल एक कंपास की तरह सर्व करता है क्योंकि
ये गवर्नमेंट और सिटीजन्स को गाइड करता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के गोल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको आपको फॉलो करना होगा जब भी आप कोई कानून बनाएंगे, जब भी आप कोई डिसीजन लेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंक्लूजन माना जाता है फेडरल और यूनिटरी फीचर्स का। हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों ही फेडरल और यूनिटरी फीचर्स शामिल। पावर्स जो है वो डिवाइडेड है सेंटर और स्टेट्स के बीच में, पर इमरजेंसी के टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर्स होती हैं। इसीलिए इंडिया को फेडरल कंट्री कहा जाता है, क्योंकि इसका जो सेंटर है वो बहुत स्ट्रांग है। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। इंडिया एक सेकुलर कंट्री इसलिए है क्योंकि इसका अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हर सिटीजन के पास अधिकार है, फ्रीडम है कि वो फॉलो करे, प्रैक्टिस करे, प्रीच करे, कोई भी जो धर्म है उसको वो कर सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है। और गवर्नमेंट जो है वो सारे धर्मों को बराबर से ट्रीट करती है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लोग अपने प्रतिनिधि को खुद चुनते हैं, फ्री और फेयर इलेक्शंस के माध्यम से। और प्रेसिडेंट जो कि हेड है स्टेट के, उनको चुना जाता है, ना कि वो एक हेरिडिटरी रूलर हैं। मतलब कि उनके बाद राजगद्दी पे उनके पुत्र बैठेंगे या वंश वैसे वाले नहीं हैं कि एक डायनेस्टी की तरह चले आ रहे हो। इंडिया एक इंटीग्रल और इनडिविजिबल फेडरेशन है। ये इसलिए है क्योंकि जो यूनियन है इंडिया का, उसको तोड़ा नहीं जा सकता सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट्स में। सारे के सारे स्टेट्स जो है वो मिलकर एक यूनाइटेड नेशन बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है वो सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव और डिटेल्ड रिटन डॉक्यूमेंट है पूरी दुनिया में। हमारा जो भारत का संविधान है वो सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही डिटेल में प्रावधान दिए गए हैं गवर्नमेंट को लेकर, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इलेक्शन, जुडिशरी और बहुत सारे और सब्जेक्ट्स हैं, उनको लेकर बहुत डिटेल में बताया गया है। इसके कारण ये एक पूरी तरह से कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट माना जाता है। अब आपको बताना है टर्मिनोलॉजी, ये जो वर्ड्स होते हैं इनकी क्या होता है इसका मतलब। डुअल सिटीजनशिप क्या होती है? डुअल सिटीजनशिप का मतलब हुआ कि एक इंसान जो है वो नागरिक है कंट्री का भी और स्टेट का भी। कुछ कंट्रीज के जैसे नहीं, इंडिया में जो है सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप होती है, जहां हर नागरिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन इंडिया का ही है। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या हुआ? पार्लियामेंट्री सिस्टम एक तरह की गवर्नमेंट की फॉर्म है जिसमें प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो गवर्नमेंट चलाते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के लिए। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या होती है? रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वो होती है जिसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी जवाबदेही बनती है लोकसभा में। अगर उनका मेजॉरिटी का जो सपोर्ट है वो खत्म हो गया तो उन्हें रिजाइन करना पड़ेगा। यूनियन लिस्ट क्या होती है? यूनियन लिस्ट में जो है वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कानून बना सकती है, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, रेलवे। स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिसपे सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है, जैसे पुलिस, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर। कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिसमें चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों ही जो है कानून बना सकते हैं। एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, ये आते हैं इसके अंतर्गत। रेसिड्यूरी पावर क्या होती है? रेसिड्यूरी पावर वो पावर्स होती हैं जाकि कानून बनाए जा सके उन सब्जेक्ट्स के ऊपर जिनका जिक्र यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं किया गया है। इंडिया में भी ये पावर्स जो है मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट को बिलोंग करती है। सोशलिस्ट क्या होता है? सोशलिस्ट जो स्टेट होता है उसका मेन पर्पस होता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को कम करना और इंश्योर करना कि उनके जो जितने भी नागरिक हैं उन सबको बराबरी के मौके मिले, सामाजिक तौर पे न्याय मिले और एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले। फिर आता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू जो है वो पावर होती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कि वो जो है कानून को या जो गवर्नमेंट के एक्शंस हैं उनको जांच सके। अगर कोई भी लॉ अगेंस्ट होती है कॉन्स्टिट्यूशन के तो कोर्ट उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी एक फॉर्म है गवर्नमेंट की जिसमें लोग अपने प्रतिनिधि को खुद चुनते हैं फ्री और फेयर इलेक्शंस के माध्यम से। ये गवर्नमेंट होती है लोगों की, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए। फिर आता है फोर्थ सेगमेंट जिसमें आपको करेक्ट ऑप्शंस बताने हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क जो है वो कब कंप्लीट हुआ था? वो हुआ था ईयर 1949 में। कितने सब्जेक्ट्स हैं सेंट्रल या यूनियन लिस्ट में?
करेक्ट आंसर है 97। कितने आर्टिकल्स और अपेंडिसेस यानी शेड्यूल्स जो हैं वो दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? इसका करेक्ट आंसर है 395 और 12। कौन चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क कमेटी के? यहां पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके, उनके अकॉर्डिंग कन्हैयालाल मुंशी जो हैं वो थे। हिस्टोरिकली देखा जाए तो चेयरमैन जो ड्राफ्टिंग कमेटी के थे वो थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पर उनका नाम क्योंकि ऑप्शंस में नहीं दिया गया है इसलिए कन्हैयालाल मुंशी जो है वो आप चुन सकते हैं। कब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया? करेक्ट आंसर है 26 जनवरी 1950। कितने मेंबर्स थे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी में? इसका करेक्ट आंसर है 385। इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है, क्यों? क्योंकि यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चुने जाते हैं एक सर्टेन टेन्योर के लिए, जैसा कि ऑप्शंस दिया गया है क्वेश्चन में। पर जो करेक्ट कॉन्सेप्ट है रिपब्लिक का वो ये है कि प्रेसिडेंट जो है वो चुने जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऑप्शन जो है यहाँ पर नहीं दिया गया है। फाइनल सेगमेंट है, आपको डिटेल्ड नोट्स लिखने हैं। पहला है सैलिएंट फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है हमारी कंट्री का। इसके मेन फीचर्स है, सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी दुनिया में। ये डिक्लेयर करता है इंडिया को सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये प्रोवाइड करता है फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज अपने सिटीजन्स को। इसकी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फेडरल सिस्टम फॉलो करता है जिसमें स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी प्रोवाइड करता है ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट किया जा सके। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी अलाउ करता है, हर नागरिक जिसकी उम्र 18 साल है या उससे अबव है उसको वोट डालने का अधिकार है। और इसमें बदलाव किया जा सकता है, अगर जरूरत पड़ती है कंट्री को तो उसके अकॉर्डिंग बदलाव किया जा सकता है। फिर आता है पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है? पार्लियामेंट्री जो है, इंडिया जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करता है। यहाँ पर प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होते हैं स्टेट के, प्राइम मिनिस्टर रियल हेड होते हैं गवर्नमेंट के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेल्प करते हैं प्राइम मिनिस्टर को कंट्री को चलाने में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली जिम्मेदार होते हैं लोकसभा के लिए। अगर गवर्नमेंट की मेजॉरिटी खत्म हो जाती है, सपोर्ट नहीं मिलता है, तो उसे रिजाइन करना पड़ता है। फेडरल सिस्टम क्या होता है? इंडिया की फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पावर्स यहाँ पर डिवाइडेड है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ताकि पावर्स का डिवीजन किया जा सके। दोनों ही सेंटर और स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। इमरजेंसी के टाइम पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ज्यादा पावर्स होती हैं, जिसके कारण इंडिया जो है एक फेडरेशन है जिसमें उसका सेंटर जो है वो बहुत स्ट्रांग है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होती है? जो इंडियन जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है और फ्री है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के कंट्रोल से। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है इंडिया का। इसके बाद आते हैं हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। जुडिशरी प्रोटेक्ट करती है जो अधिकार हैं सिटीजन्स के, उनको इंश्योर करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सब लोग फॉलो करें, और फेयर और इम्पार्शियल जस्टिस जो है वो अपने नागरिकों को प्रोवाइड करती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेंड किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, ताकि बदलाव जो है हमारी कंट्री में जैसी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग किए जा सके। अमेंडमेंट्स जो होते हैं वो आर्टिकल 368 के अंडर किए जाते हैं। ज्यादातर अमेंडमेंट्स के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है दोनों हाउसेज में पार्लियामेंट के। कुछ अमेंडमेंट्स के लिए एटलीस्ट हाफ जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं उनके अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, और अमेंडमेंट की मदद से जो है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अप टू डेट रहता है। जुडिशियल रिव्यू पावर है कोर्ट्स की, ताकि वो लॉज और जो गवर्नमेंट एक्शंस हैं उनको जांच सके। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है। अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होती है तो कोर्ट्स उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू प्रोटेक्ट करती है फंडामेंटल राइट्स सिटीजन की, और इंश्योर करती है गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करे। तो ये हुई आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कोई भी कंफ्यूजन हो, डाउट हो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें ASA एजुकेशन। मिलते हैं हम अपने अगले चैप्टर में।